गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यूट्रस बच्चेदानी के बारे में कंप्लीट नॉलेज देने जा रहा हूं। जो साधारणतः बीमारी हमारे जनरेशन में हमारे पॉपुलेशन में मिलती है उसी के बारे में बताएंगे। आज हम बीमारी के बारे में बताएंगे। अगले पार्ट में या अगले वीडियो में अल्ट्रासाउंड में कैसे दिखता है, अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट क्या दिया रहेगा, तो उस बीमारी से हम क्या कोरिलेट करेंगे वो अगले वीडियो में बताएंगे। आज हम कंप्लीट जो बीमारी इंडिया में या अपने देश में कॉमन पॉपुलेशन पाई जाती है उस बीमारी के बारे में बताते हैं। आप लोग कृपया पूरे वीडियो बने रहें, स्किप ना करें, अन्यथा बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी मिस हो जाएगी, फिर पछताते रह जाएगा। सबसे पहले आते हैं कि बल्कि यूट्रस, मतलब लोग बोलते रहते हैं कि बच्चेदानी में सूजन हो गया, सूजन हो गया, सूजन हो गया। तो बच्चेदानी में सूजन हो जाना एक बीमारी नहीं है। अब जैसे कोई लेडीज है, उनको 2-3 बच्चा है, 3 से 4 बच्चा है, तो बच्चेदानी में सूजन मिलना कॉमन बात है, या बच्चेदानी बड़ा दिखना कॉमन बात है। तो अगर बिना कोई कारण बस बच्चेदानी में सूजन हो या कुछ ना समझ में आए और कोई कारण ना हो, कोई दिक्कत ना हो और बच्चेदानी का साइज थोड़ा बड़ा हो तो चिंता की बात नहीं है। अगर कोई कारण हो साथ में या कोई परेशानी हो मरीज को या कोई कारण उसके साथ मिल रहा है, जैसे फाइब्राइड मिल रहा है, एंडोमेट्राइटिस मिल रहा है, इंडोमेट्रियोमा मिल रहा है, इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मिल रहा है, एडेनोमाइसिस मिल रहा है, तब चिंता करिए, अन्यथा चिंता ना करिए। कुछ नहीं मिल रहा तो नहीं चिंता करिए। हाँ, और जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनको बच्चेदानी में सूजन होना कॉमन बात है। हाँ, कभी कभार बच्चेदानी में सूजन भी ना रहे और महिलाओं को मासिक इरेगुलर रहे, गड़बड़ रहे, जब मन तब हो रहा है, यानी डिस्टर्ब यूटेराइन ब्लीडिंग इसको बोलते हैं। एंडोमेट्रियम भी ठीक है, बच्चेदानी भी ठीक है, ओवरी भी ठीक है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा, ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, तो इसको DU भी बोलते हैं, डिस्टर्ब यूटेराइन ब्लीडिंग। इसमें बच्चेदानी का ही ऑपरेशन कराना ही विकल्प माना जाता है। और बच्चेदानी में सूजन के साथ जब तक कोई बीमारी हो तब तक ऑपरेशन ना कराएं, बचें, क्योंकि बच्चेदानी एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन शरीर का। इसका एक उम्र के बाद में ऑपरेशन कराना चाहिए, कम उम्र में ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, बचना चाहिए। आजकल तो लोग कम उम्र में ऑपरेशन करवा लेते हैं। लोग को लगता है कि इसमें ये भी बीमारी हो जाएगा, दाग पकड़ लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। साफ सफाई मेंटेन करें, अच्छे से रहें, कुछ नहीं होता है। दूसरा आ जाते हैं ओवेरियन सिस्ट। तो ये पता है कि ओवरी दो पाया जाता है, एक राइट एक लेफ्ट। ओवरी का में अंडा बनता है, महीने में अंडा बनता है। ये अंडा प्रत्येक महीने में फूटता है, वही बाहर आके मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में बाहर आता है। तो ओवरी में सिस्ट होता है, तो एक तो नॉर्मल सिस्ट हो गया कि जो पीरियड वाला है, कि आप फंक्शनल सिस्ट को बोलते हैं, कि 20-22-30-20-22-25-24-25-30 तक है, उसके बाद फूट गया तो फंक्शनल सिस्ट बोला जाता है। चाहे बीच में कोई लेडीज अल्ट्रासाउंड के लिए आ गई तो वो फंक्शनल सिस्ट लिखा जाएगा। फिर आ जाते हैं सिस्ट, सिंपल सिस्ट। साइज थोड़ा 30-31-32-33-34-35 के आसपास है तो सिंपल सिस्ट माना जाएगा। ये आज है, हो सके अगले साइकिल में ना दिखे। फिर हेमरेजिक सिस्ट। हेमरेजिक सिस्ट में क्या होता है कि सिस्ट में फ्लूड हो जाता है, फ्लूड रहता है, तो सिस्ट में डेवरी टाइप के दिखाई को दे, तो सिस्ट में ब्लड का फ्लूड, सिस्ट में ब्लड रहता है, थोड़ा ब्लड इस मटेरियल रहता है, तो उसको हेमरेजिक सिस्ट कहते हैं। हेमरेजिक सिस्ट थोड़ा बहुत पेनफुल होता है, वो पेन होता है हेमरेजिक सिस्ट में। फिर हो जाता है कम्प्लेक्स सिस्ट। वो कम्प्लेक्स में सॉलिड है, सिस्टिक है, हेमरेजिक है, इकोजेनिक है, तो वो कम्प्लेक्स सिस्ट हो गया। वो थोड़ा सा टेंशन वाली बात है। कम्प्लेक्स सिस्ट मिलने पे सर्जरी प्रीफर करना चाहिए, नहीं तो आगे एज बढ़ने के साथ वो मैलिग्नेंसी के फेवर में चल जाता है। अब जैसे एज 45 आ रहा है, 50 आ रहा है और कम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट मिल रहा, तो मैलिग्नेंसी फेवर में चल जाता है, इसलिए उसको हटवा लेना चाहिए। इंडोमेट्रोइड सिस्ट, ये इंडोमेट्रियम लाइक प्रोसेस आउटसाइड ऑफ यूट्रस, इंडोमेट्रियमा उसको कहते हैं, इंडोमेट्रोइड सिस्ट भी कहते हैं। तो ये हेमरेजिक सिस्ट का ही एक दूसरा विकल्प इंडोमेट्रोइड सिस्ट है। जैसा हेमरेजिक सिस्ट दिखता है वैसा इंडोमेट्रोइड सिस्ट दिखता है। इंडोमेट्रोइड सिस्ट में थोड़ा डेंस इकोजेनिक ज्यादा होता है, हेमरेजिक सिस्ट में थोड़ा डेंस इकोजेनिक कम होता है। और एक डर्मोइड आ जाता है। डर्मोइड में हो जाता है कि कैल्सिफाइड मटेरियल ओवरी में दिखता है, जैसे ये बाल दिखता है, उसमें बाल जनरली रहता है, शरीर हेयर रहता है ओवरी में। तो ये प्रोटीन है, ये कोजेनिक रहता है, तो इकोजेनिक हम लोग को दिखता है। तो वो बड़ा सा ओवेरियन मास रहे, सिस्ट रहे, उसमें इकोजेनिक मटेरियल दिखे और पूरा इकोजेनिक दिखे मोस्ट ऑफ द पार्ट या स्मॉल पार्ट्स भी, तो वो डर्मोइड सिस्ट जिसको बोलते हैं। और हेमरेजिक सिस्ट भी उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जा सकता है, और इंडोमेट्रियोमा भी उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जा सकता है। तो डर्माइड समझ गए, इंडोमेट्रियोमा समझ गए, इंडोमेट्रोइड समझ गए, कॉम्प्लेक्स हेमरेजिक सिंपल सिस्ट समझ गए। अब मासिक के समय बहुत ब्लीडिंग जाना, मतलब ब्लीडिंग खूब जाना मासिक के समय,
तो उसमें इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया और एडिनोमायोसिस होने का चांस रहता है। एडिनोमायोसिस में पेशेंट को हैवीनेस रहता है, लोअर एब्डोमेन में ब्लीडिंग बहुत जाएगा, इंडोमेट्रियम थीन हो जाएगा। एडिनोमायोसिस में पोस्टीरियर मायोमेट्रियम हैजी हो जाएगा। तो इसमें हैवीनेस रहता है, ब्लोटिंग रहता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रहता है, बहुत परेशानी रहता है, हैवी ब्लीडिंग होता है। और फिर ये इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, तो उसमें इंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ जाता है, इसमें ब्लीडिंग होता है, काफी ब्लीडिंग होता है। तो इन ये समझ गए कि ये किसी भी फीमेल को ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है तो अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया मिलता है, चाहे एडिनोमायोसिस मिलता है, या चाहे नॉर्मल भी रहता है। ये दो मिले तो इंडिकेशन है सर्जरी का। इंडोमेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस एक्यूट भी होती है, क्रोनिक भी होती है। एक्यूट में क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर रहता है, मतलब थोड़ा सा एब्सेस का चांस बनते रहता है, इन्फेक्शन का चांस रहता है, ब्लड में न्यूट्रोफिल्स बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो इंडोमेट्राइटिस मतलब मोटा मोटी इन्फ्लामेशन इंडोमेट्रियल कैविटी। तो ये मेडिसिन ऑन मेडिसिन ठीक हो जाता है। ये अगर लेट तक रह गया तो क्रोनिक इंडोमेट्राइटिस कह जाते हैं। टॉर्सन ऑफ ओवरी, टॉर्सन मतलब हुआ कि ब्लड का वैस्कुलरिटी सप्लाई एकदम खत्म हो जाता है ओवरी में, मतलब कि ओवरी ऐंठ जाता है, तो ब्लड का वैस्कुलरिटी वहां खत्म हो जाता है, तो टॉर्सन इसको कह सकते हैं। ये जनरली सिस्ट के साथ एसोसिएट होता है, कि सिस्ट रहेगा तो वो थोड़ा सा भार रहेगा, वजन रहेगा, तो वो थोड़ा सा ऐंठने की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा होगा। इसलिए टॉर्सन ऑफ टेस्टिस भी एक कॉमन बीमारी, कॉमन नहीं है, बहुत रेयरेस्ट बीमारी है, लेकिन टॉर्सन ऑफ टेस्टिस में एक्यूट पेन, बहुत पेन होगा, और जनरली ओवरी के साथ, ओवरी के साथ सिस्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। सर्विसाइटिस, इन्फ्लामेशन इन द सर्विक्स, जो लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस है, इन्फ्लामेशन इन द सर्विस, इन सर्विसाइटिस होते हैं। इसके लक्षण क्या है? वेजाइनल डिस्चार्ज होगा, मतलब थिक थिक गाढ़ा गाढ़ा पानी आना, पीला आना, उजला आना, जो पेनफुल होना, फॉल स्मेलिंग होना, मतलब महक रहना, या चाहे इचिंग और पेन विथ इंटरकोर्स, मतलब साफ होने के बाद इचिंग हो जाना, पेन हो जाना, तो सर्विसाइटिस के लक्षण है। हाँ, फिर ये इलाज अगर करवा रहे हैं तो ठीक है, ना तो फिर आगे चल के क्रोनिक सर्विसाइटिस में जाता है। क्रोनिक सर्विसाइटिस में जनरली नेबोथियन सिस्ट मिलता है, नेबोथियन सिस्ट दिखता है अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट में, तो समझिए क्रोनिक सर्विसाइटिस है, मतलब बहुत पुरानी बीमारी है। और एक्यूट में इन्फ्लामेशन इन सर्विक्स है, और वो इंडिकेशन आ रहा है पेनफुल है, पेनफुल इंटरकोर्स है, वेजाइनल डिस्चार्ज है, तो ये एक्यूट सर्विसाइटिस के फाइंडिंग है। सर्विस में सूजन हो जाना। आरपीओ से, आरपीओ तो समझ रहे हैं कि रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, अल्ट्रासाउंड में लिखा रहेगा, मतलब कि प्रेगनेंसी रहा लेकिन प्रेगनेंसी किसी कारणवश एबॉर्ट हो गया, तो एबॉर्ट हो गया तो अगर उसका थोड़ा बहुत भी अंश रहेगा चिपका यूट्राइन कैविटी से, तो ब्लीडिंग थोड़ा 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 रेगुलर होते रहे जब तक कंप्लीट साफ ना कर दिया जाए। हाँ, प्लेसेंटल पार्ट्स रहेगा तो दिक्कत है। हाँ, अगर लंबा दिन तक ये बीमारी अंदर रह गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, मरीज को इन्फेक्शन का चांस रहता है, डीआईसी पेशेंट चल जाती है, ब्लड डिस्फंक्शन अरेंज हो जाता है। इसलिए ऐसे में डीएनसी करवा ही लेना चाहिए, नहीं तो इसको मतलब अगर आप मेडिसिन लिए हैं आप की टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए, तो एक अल्ट्रासाउंड करा कर देख लेना चाहिए कि मेरा कंप्लीट ठीक ठाक है कि नहीं, किया कुछ पार्ट्स उसका रह तो नहीं गया, तो मैडम या तो आपको फिर मेडिसिन देगी, या नहीं तो फिर उसको डीएनसी एडवाइस करेगी, करा कर देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि निश्चित होकर छोड़ देना चाहिए कि अब ब्लीडिंग बंद है तो छोड़ दो। यूटेराइन फाइब्राइड, फाइब्राइड जान रहे हैं कि यूटरस में बहुत सारे गांठ होते हैं, उसका पोजीशन अलग अलग होने पर अलग अलग नाम पड़ता है, इंट्रामुरल, सबसिरोसल, सबम्यूकोजल। तो यूटेराइन फाइब्राइड होता है, यूटरस के अंदर गठिया, बेनाइन होता है, नॉन कैंसरस होता है, इसमें पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होता है, पेनफुल होता है। हाँ, और ये पीरियड बंद होने के बाद जनरल ये भी धीरे धीरे सूख ही जाता है। तो अगर कोई महिलाएं सर्जरी से बचना चाहती हैं तो वेट कर सकती हैं, पीरियड बंद होगा तो ये अपना लक्षण दिखाना बंद कर देगा। लेकिन हाँ, हैवी है, बहुत बड़ा है, आप बच्चा चाह रहे हैं, आपको बच्चा नहीं रह पा रहा है, तो फाइब्राइड को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। वो भी देखना पड़ेगा फाइब्राइड का पोजीशन क्या है। इंट्रा कैविटेटरी है तो उसको तो हटाना ही हटाना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा कैसे, इंडोमेट्रियम में पॉलिप उसका छोटा रूप दिख सकता है, तो इंडोमेट्रियम के अंदर तो उसको हटाना पड़ेगा। इतना सबम्यूकोजल है जो उसको दबा रहा है खूब, तो उसको भी हटाना पड़ेगा। हाँ, इंट्रामुरल है और सबसिरोसल है, तो ये सब फाइब्राइड को कोई खास परेशानी नहीं है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। एडिनोमायोसिस बताए चुके हैं कि फ्रीक्वेंट पेन रहेगा, लोअर एब्डोमिनल पेन रहेगा, हैवी ब्लीडिंग रहेगा। पायोसल्फिंक्स और हाइड्रोसल्फिंक्स, पायो माने पास, सल्फिंक्स माने फेलोपियन ट्यूब, हाइड्रो मतलब पानी, सल्फिंक्स माने फेलोपियन ट्यूब। तो पायोसल्फिंक्स में क्या हो जाएगा कि यूट्रस के जो फेलोपियन ट्यूब में पस मिल सकता है,
और हाइड्रोसेल्फिंग्स में उसमें पानी मिलेगा। तो पायोसेल्फिंग्स में पेशेंट को दर्द रहेगा, पेन रहेगा, फीवर रहेगा। हाइड्रो में दर्द रहेगा, पेन रहेगा। लेकिन हाइड्रोसल्फिन जनरली ट्यूबरकुलर होता है। पायोसल्फिन का दोनों का इलाज ऑन मेडिसिन ही है। जनरली हाइड्रोसल्फिन ट्यूबरकुलर होता है। पीसीओएस या पीसीओडी ये किसी भी उम्र के लेडीज को हो सकता है, नहीं मतलब किसी उम्र, मतलब जो इनका ब्लीडिंग होता है, मतलब मेंस जिनका हो रहा है उन्हीं लेडीज को हो सकता है। ये इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कॉमन है। और आज के जो लाइफ स्टाइल है उसमें पीसीओएस कॉमन बीमारी हो गया है। अनहेल्दी फूड टेकिंग है, अनहेल्दी लाइफ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है। तो इसमें जनरली पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग डिस्टर्ब हो जाता है। ब्लीडिंग डिस्टर्ब होता है तो 5-5 दिन 7-7 दिन होता है, लेकिन हो रहा है तो 2-2 3-3 दिन तक पीरियड साइलेंट हो गया, आता ही नहीं है। और बाल झड़ना, वेट गेन करना, ये सब कॉमन लक्षण है, इनफर्टिलिटी के होते हैं। जनरली अल्ट्रासाउंड में ओवरी का साइज भी देखा जाता है, ओवरी का वॉल्यूम देखा जाता है और छोटा छोटा फॉलिकल देता है। पीसीओएस कॉमन बीमारी है और पीसीओडी कॉमन, दोनों को एक ही पीसीओ से पीसीओडी कॉमन बीमारी है, मिलता है बहुत। ओवेरियन मास या टीओ मास, जब ओवेरियन सिस्ट बहुत बड़ा दिख रहा है या थोड़ा बड़ा दिख रहा है और वो उसमें फ्लूइड कम और कुछ मास लगे, तो मास लगा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ओवेरियन मास इसको कहते हैं। या टीओ मास जनरली बनाया नहीं होता है, इसको जनरली सर्जरी करा के हटवा ही देना चाहिए। सिस्टेडिनोमा बहुत बड़ा ओवेरियन सिस्ट जिसमें सिस्टिक लीजन में सेप्टेशन हो, सेप्टेशन 1 या 2 हो या मोर हो या 1 सेप्टेशन हो, फ्लूइड फुल डेब्रिज मटेरियल बहुत सारा दिख रहा हो, तो उसको सिस्टेडिनोमा कहते हैं। सिस्टेडिनोमा 2 होता है, म्यूसिनस और सीरस। तो ये जनरली बनाई नहीं होती है, तो ये बहुत बड़ा सिस्टिक लीजन रहेगा तो इसको सिस्टेडिनोमा कहते हैं। ये ओवेरियन सिस्टेडिनोमा होता है। फिर आ जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिव हेमाटोमा, पोस्ट ऑपरेटिव एब्सेस। जनरली आफ्टर हिस्टेक्टोमी या आफ्टर सिजेरियन कुछ कुछ लेडीज में चांस रहता है कि ब्लड का हेमाटोमा बन जाए यूट्रस के पोस्टेरियरली, यूट्रस के एंटेरियरली चांस रहता है आफ्टर हिस्टेक्टोमी, आफ्टर एनी टाइप ऑफ सर्जरी। तो हेमाटोमा दिखता है या चाहे एब्सेस भी दिख सकता है। तो एब्सेस में जो बिफोर सर्जरी भी हो सकता है एब्सेस। पेल्विक एब्सेस कॉमन बीमारी दिखता है, इसमें पेशेंट को दर्द रहेगा, पेड़ों में बुखार उखार रहेगा और पेशेंट अनकंफर्ट रहेगी। तो जनरली इसका इंडिकेशन सर्जरी है, कभी कभी मेडिसिन से ठीक भी हो जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव हेमाटोमा या पोस्ट ऑपरेटिव एब्सेस मतलब यूट्रस के लोअर पार्ट में कलेक्शन रहेगा, दर्द रहेगा, पेशेंट को तकलीफ रहेगा, बुखार लग भी सकता है, ना भी लग सकता है। इसलिए ऑपरेशन के बाद एक अल्ट्रासाउंड करवा के देख लेना चाहिए कि कोई कलेक्शन तो नहीं है या ब्लड लॉस तो नहीं है। ब्लड लॉस है तो कोशिश इससे कम से कम वहां से ये पता तो चल जाएगा कि ना ऐसा कुछ मेरा नहीं है, मेरा ऑपरेशन सब ठीक है। फिर आ जाते हैं यूट्रस के एनोमैली, मतलब जन्म से ही कुछ कुछ दिक्कत रहता है यूट्रस में, बनावट में दिक्कत रहता है। जैसे बाइकॉर्डिनेट यूट्रस में कॉमन सर्विस कॉमन रहता है, इंडोमेट्रियम 2 रहता है। तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई परेशानी नहीं होता है, प्रेगनेंसी रह जाता है लेकिन प्रेगनेंसी एवॉर्ट होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए अगर आपको डायग्नोसिस बन गया कि बाइकॉर्डिनेट यूट्रस है तो विद इन कंसल्ट ऑफ डॉक्टर आपको रहना चाहिए। तो उससे कि इलाज में रहिएगा तो आपका केयर अच्छा होगा। फिर यूट्राइन डायडेल्फिस आता है। यूट्राइन डायडेल्फिस होता है कि 2 इंडोमेट्रियम और 2 सर्विक्स होता है उसमें। ये और खराब एनोमैलीज है तो इसमें भी बच्चा रहता है तो बच्चा एबॉर्ट होने का चांस रहता है। मैडम के डॉक्टर संपर्क में चाहिए, गायनी संपर्क में इलाज में रहना चाहिए। फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा आते हैं। ये जनरली लेट स्टेज उम्र के लेडीज को पाया जाता है, या चाहे ये फर्टाइल रेयरली मिलता है लेकिन जनरली लेट स्टेज में होता क्या है कि अब किसी भी लेडीज का पीरियड बंद हो गया, उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो गया बीच में, या चाहे पीवी करने पे मैडम को लग रहा है कि ना कुछ मास है, कुछ टच पे ब्लीडिंग है, तो ये बहुत सीरियस इंडिकेशन है। या पोस्ट ऑपरेटिव ये मेनोपॉजल वेमन को पानी का डिस्चार्ज अगर रेगुलर ज्यादा होने लगा है या ज्यादा हो रहा है तो उसको अल्ट्रासाउंड करा के देख लेना चाहिए। ये भी सर्वाइकल कार्सिनोमा का इंडिकेशन है, बहुत ही खराब बीमारी है। इसीलिए टीका वैक्सीन ले लेना चाहिए 30 to 35 एज तक। ये बहुत ही खराब बीमारी है। तो मोटा मोटी इसमें मान के चलते हैं आपकी जो पोस्ट मेनोपॉजल वेमन है उनको अगर ब्लीडिंग है तो चिंता की बात है, अल्ट्रासाउंड जांच करा के देख लेना चाहिए, कोई मासूस तो नहीं है। अगर मास सर्विस रीजन है तो सर्वाइकल कार्सिनोमा लोग जन पकड़ लेते हैं, उनको आइडिया मिल जाता है कि ऐसा तो नहीं है। हिमाटोकाल्पस कभी कभी ये जो हाइमेन लेयर होता है जो इम्परफोरेट मतलब नहीं टूट पाता है, तो नहीं टूटता है तो यूट्रस के अंदर या और यूट्रस के अंदर जो
पीरियड क्रिप्टोमेनोरिया मतलब पीरियड उसको हो रहा है लेकिन पीरियड दिखा ही नहीं। तो यूट्रस के अंदर कैविटी में ब्लड धीरे धीरे एक्युमुलेट होते रहता है, तो इसको हिमाटोकॉल्पस बोलता है, हिमेटोमेट्रा, हिमेटोकॉल्पोमेट्रा भी बोल सकते हैं। मतलब इंडोमेट्रियल कैविटी में ब्लड भरते जा रहा है और एक हाइमन, एक पतला सा झिल्ली है, वो इम्परफोरेट है, मतलब वो टूटा नहीं है, तो उसके चलते ब्लड बाहर आएगा नहीं। ये जनरली यंग स्टेज की लड़की में मिलती है, टीनेजर में मिलती है। इसमें पेशेंट को बहुत दर्द उर्द रहता है और एक उसके पोस्टेज मतलब पेट के नीचे फूल जाता है। अल्ट्रासाउंड कराते तो दर्द से बोलते रहते हैं, पीरियड उसका नहीं होता। तो हिमाटोकॉल्पस मिलता है, हिमेटोमेट्रा मिलता है, हिमेटोकॉल्पोमेट्रा मिलता है। हाइड्रेटिव फॉर्मोल, हाइड्रेटिव फॉर्मोल क्या होता है कि एक प्रेगनेंसी का ही पार्ट है, इसमें बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, कंप्लीट हाइड्रेटिव बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, छोटा छोटा मोलर स्ट्रक्चर रहता है, सिस्टिक स्ट्रक्चर रहता है और ये जनरली बेनाइन ही होता है। लेकिन इसका भी जांच मैडम लोग करवा के देख लेते हैं कि कोई एनी चांस ऑफ तो एबनॉर्मलिटी या कैंसर का चांस है, लेकिन जनरली बेनाइन होता है। तो हम आशा करते हैं कि मोटा मोटी जो कॉमन बीमारी पाए जाते हैं वैज्ञानिक बारे में बताए होंगे, और अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसको अल्ट्रासाउंड में कैसे देखें, क्या देखें, नहीं देखें, क्या देखते हैं सर लोग, मैडम लोग, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो देखें, अगला वीडियो देखें, अगला वीडियो में बने रहें। आशा करते हैं इस तरह प्यार बरसाते रहे। ठीक है, धन्यवाद।